सरफेस पे यदि हम आते देखते हैं लाइट रे को, तो क्या हो रहा है? दो घटनाएं दिख रही है, एक रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो तो रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगा, और जहां रिफ्रैक्शन होगा वो रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करेगा। 1 इंटू साइन आई म्यू इंटू साइन आर, और उधर आई इक्वल्स टू आई, वो R2 यदि कहते हैं या R डैश यदि कहते हैं। तो एनर्जी को हमने क्या देखा? दो भागों में बंटे। 100 जूल एनर्जी आई तो हो सकता है 20 जूल रिफ्लेक्ट हुआ और 80 जूल भीतर गया, या 40-40, या बाहर 80 भीतर 20, कुछ ऐसे जो भी, लेकिन दो टुकड़ों में बंट रहा है। और किसी भी एंगल पे आते हुए देखो ना, यहाँ रेयर मीडियम है, इधर कौन सा मीडियम दिख रहा है? रेयर। और इधर कौन सा दिख रहा है? डेंसर। तो हमने क्या देखा? जो इंसिडेंट एनर्जी होगी वो दो टुकड़ों में बटेगी ही बटेगी, चाहे किसी भी एंगल पे ले आओ। मान लो ये आई को बढ़ा के 90 डिग्री के करीब कर दिए, तब भी ये सीधे नहीं जाएगी रेस, ये कुछ ना कुछ नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी और कुछ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही होगी। तो आई का कोई भी वैल्यू होगा तो रे के दो टुकड़े होते हमें दिख रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट और कुछ रिफ्रैक्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं कि लाइट रे के डेंसर मीडियम से रेयर जाने के बारे में, यदि डेंसर से रेयर जा रही है लाइट रे, तो देखिए फिर से वही कहानी। बताइए, ये नॉर्मल के तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर हटने की? सर दूर जाएगी। दूर। रेयर मीडियम में जाते हैं तो न्यू कम हो जाता है, तो एंगल को बढ़ना पड़ता है, नॉर्मल से बढ़ने वाला एंगल। ये आई और ये आर, और यहाँ रिफ्लेक्शन भी हुआ होगा, ये आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। यदि ये 100 जूल आया तो दो टुकड़ों में बंटते देखा मैंने, मान लिया अधिकतर बाहर चले गए और कुछ रिफ्लेक्ट होके आए। सोचो, हमने इनको दूसरे किसी एंगल पे आते देखा, आई चूंकि बढ़ गया तो आर भी बढ़ेगा। आर बढ़ते 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 मैंने सोचा 90 डिग्री पे पहुंच गया। यहां भी दो घटनाएं दिख रही है, 100 जूल आया तो 80 जूल बाहर सरफेस पे लेटा पड़ा दिख रहा है, और 20 जूल भीतर आ गया रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए। ये भी हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग डाउट आएगा आपके मन में कि यदि मैं और बढ़ा दूं एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने और बढ़ा दिए, क्या 90 डिग्री से ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में मैं सोचूं? तो 90 डिग्री से ज्यादा यदि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा तब तो वो रिफ्रैक्शन रह ही नहीं जाएगा, तब तो रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 से ज्यादा का मतलब फिर वो रिफ्रैक्शन नहीं रह जाएगा, वो रिफ्रैक्शन कहलाएगा ही नहीं, तब तो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। इसमें क्या हुआ? तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, सारा का सारा 100 जूल वापस चला आया। तो ये जो घटना है, जिस घटना में ये सारा का सारा एनर्जी वापस चला आता है, इसे हम कहते हैं टोटल, क्योंकि 100% एनर्जी वापस आ गया। कहाँ? इंटरनल, जहां से गया था उसी मीडियम में, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कब होगा? तो जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया था उसे कहते हैं सी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम
is called critical angle for which angle of refraction becomes 90 degree. Angle of refraction becomes 90 degree. और ये क्रिटिकल एंगल के लिए सिंबल यूज करते हैं C, क्रिटिकल एंगल C। ये क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। किसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल? जिसके लिए हमने देखा कि रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। तो यहाँ स्नेल्स लॉ सोचते हैं एक बार, तो वो देखिए बाय स्नेल्स लॉ, तो म्यू डेंसर इंटू साइन सी इक्वल्स टू म्यू रेयरर इंटू साइन 90, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बदले सी लिखा और आर के बदले स्नेल्स लॉ क्या कहते थे? म्यू 1 साइन i1 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन i2। यहाँ डेंसर मीडियम में हमने एंगल देखा सी और रेयरर मीडियम में 90, तो म्यू डेंसर इंटू साइन सी इक्वल्स टू म्यू रेयरर इंटू साइन 90। साइन 90 1 होता है, तो यहाँ से साइन सी का वैल्यू क्या आ गया? म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। रेयरर बाय म्यू। हम लोगों ने इतना मेहनत करके केवल ये पता किया कि जब डेंसर से रेयरर में जा रही होती है रेस, तो एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये तभी मिलेगा जब डेंसर से रेयरर में जा रही हो रेस, क्योंकि जब रेयरर से डेंसर में आएगी रेस तो रेयरर में जितना एंगल बना रही होती है डेंसर में उससे कम एंगल बनाती है नॉर्मल से। तो 90 डिग्री कभी भी हमें रिफ्रैक्शन का एंगल नहीं मिलता रेयरर से डेंसर आते हुए, लेकिन डेंसर से रेयरर जाते हुए ऐसा होता है। जिस एंगल पे ऐसा होता है उसे क्रिटिकल एंगल। और अब एक आइडिया मुझे ये बताइए आप लोग, साइन थीटा का वैल्यू क्या 1 से बड़ा कभी हो सकता है? नहीं सर। यदि 1 से बड़ा नहीं हो सकता है तो फिर ध्यान से बताइए सोच के कि म्यू रेयरर और म्यू डेंसर में कौन बड़ा है? म्यू किसका ज्यादा होता है, डेंसर का या रेयरर का? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 4/3 और ग्लास कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू 1.5। जैसे जैसे डेंस होता जाता है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। एयर का होता है 1। तो आप मुझे ये बताइए कि म्यू किसका ज्यादा होता है? तो म्यू डेंसर ज्यादा किससे? रेयरर से। अब मुझे ये बताइए कि जब आपको साइंस लिखना है, एक को ऊपर लिखना चाहते हैं और एक को नीचे, तो ध्यान दीजिए साइंस ऊपर छोटा वाला लिखिए म्यू रेयर और नीचे म्यू बड़ा वाला लिखिए म्यू डेंसर। तो साइंस सी कैसे लिखा जाएगा? दो मीडियम के बीच के दीवार पे आप सोचते हैं तो एंगल डेंसर जाते हुए, तो रेयर में समय जो इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल से डेंसर मीडियम में, वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। और वो घर कौन सा
बारे में चर्चा कर लिया। साइंस Sir, you are on mute. क्या अभी सुन पा रहे हैं? यस सर। Yes. यस सर। यहां पर है ग्लास, म्यू इक्वल्स टू 3/2, म्यू ग्लास इक्वल्स टू 3/2, और यहां पर है वाटर, म्यू वाटर इक्वल्स टू 4/3, और आपको इस कॉम्बिनेशन के लिए कहा गया फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर द सिस्टम ऑफ टू मीडियम्स, फाइंड सी। तो क्रिटिकल एंगल डिफाइन कैसे है? रेज डेंसर मीडियम से आए और रेयर में 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाए, उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मुझे ये बताइए कि आपसे यदि क्रिटिकल एंगल पूछा जाए, दो मीडियम का नाम दे दिया, तो साइन सी लिखते वक्त स्नेल्स लॉ सोचना जरूरी फायदेमंद है, या सीधे सीधे ये याद रखना जरूरी है कि साइन सी लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा, साइन थीटा लेस देन 1 या और इक्वल्स टू। साइन सी क्या होगा? साइन सी होगा, अब दो मीडियम होंगे, एक म्यू ज्यादा वाला और एक म्यू कम वाला, तो म्यू कम वाला ऊपर रखो और म्यू ज्यादा वाला नीचे रखो। म्यू कम वाला 4/3, ज्यादा वाला 3/2, देखो 8/9, तो ये हो गया साइन सी। सर ये कम ज्यादा, हाँ सबसे आसान होता है कम ज्यादा, नहीं तो फिर से देखिए, साइन सी इक्वल्स टू म्यू रेयरर, रेयरर का कम होगा, म्यू डेंसर, म्यू वाटर ऊपर रखोगे, म्यू ग्लास नीचे रखोगे, ये देखो 4/3, ये 3/2, ये हो गया 8/9। और जिनको स्नेल्स लॉ से बड़ा प्यार है वो वैसे ही सोच लो, स्नेल्स लॉ वाला आइडिया, μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2 बाय स्नेल्स लॉ। μ1 हो गया म्यू ग्लास, I1 हो गया C, μ2 हो गया म्यू वाटर, और I2 हो गया 90। म्यू ग्लास साइन C इक्वल्स टू म्यू वाटर इंटू 1, साइन C कितना हो गया? म्यू वाटर बाय म्यू ग्लास, 4/3 अपॉन 3/2, 8/9। चेक कर लो, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। क्या ये स्नेल्स लॉ वाला रास्ता वो भी समझ में आया? ज्यादा कम वाला वो भी समझ में आया? यदि दोनों समझ में आए तो बड़ी खुशी की बात, कोई एक भी समझ में आए तो खुश हो जाओ।
बड़े लकी हो कि आपने दोनों में से कोई एक समझ लिया। एक भी नहीं समझ में आया तो लोकतंत्र में बहुमत के साथ कोशिश करो फिर से समझ में आए। ये ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं, फिजिक्स में नहीं। साइन थीटा क्या होना चाहिए? 1 से कम। तो यदि साइन थीटा 1 से कम तो साइन सी भी 1 से कम। तो जब वो रेशियो लिखोगे तो कम वाला म्यू ऊपर रखो और ज्यादा वाला म्यू नीचे, तभी वो एक कम से होगा। और नहीं तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करके देखो, आपने दोनों तरफ से जो साइन सी देखा ये अलग अलग देखा या एक ही जैसा? बताइए, क्या ये मैं मान लूं कि आप सबके समझ में आ गया कि क्रिटिकल एंगल कैसे लिखेंगे? Yes, sir. Yes. सोचो, यदि आपसे कहा जाता कि यहाँ है म्यू का वैल्यू 2 और यहाँ है म्यू डैश का वैल्यू 3, अलग अलग मीडियम, इसमें नॉर्मल कैसे बनेगा? तो बाउंड्री के परपेंडिकुलर नॉर्मल बनेगा। रेज को किसी भी तरफ से नॉर्मल से एंगल पे आते देखो, मान लो ऐसे आते देखा, ये सीधे नहीं गया, ये मुड़ गया और 90 डिग्री नॉर्मल से बनाने लगा। जब ये 90 बनाएगा डेंसर से आना चाहिए रे, ये जरूरी है। तब जो एंगल बन रहा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाता है सी, क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कैसे दिखेंगे? साइन सी। तो सीधे सीधे देख लो 2/3, अकल ज्यादा नहीं लगाते, म्यू कम अपॉन म्यू ज्यादा, उतने से काम चल जाता है। ये हो जाता है साइन सी, जो कि लेस देन 1 होना चाहिए। क्या और इक्वल्स टू करना चाहो इक्वल्स टू कर लो, लेकिन लेस देन 1। कम वाला म्यू ऊपर रखो, ज्यादा वाला म्यू नीचे। कोई भी साइन थीटा 1 से छोटा ही तो होता है। अब एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है समझते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको शॉर्ट में TIR कहते हैं। क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। ये कहता है when light ray is incident in denser medium at angle of incidence which is greater than critical angle, then %100% energy, 100% energy get reflected back in denser medium. I refraction will not takes place. Will not take place.
This event is called TIR. This event is called total internal reflection, TIR. When light ray is incident in denser medium at angle of incidence which is greater than critical angle, then 100% energy get reflected back in denser medium. Refraction will not take place. ये ब्रैकेट में लिख दो, कंफ्यूजन ना हो, ये इस लाइन को अलग से. This event is called total internal reflection, क्योंकि 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो गया, इसलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और ऐसा तो आपने क्या देखा, लाइट रे इंसिडेंट हुआ है क्रिटिकल से ज्यादा एंगल पे डेंसर मीडियम, तब 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. देखिए आराम से. आपसे पूछ देता है कंडीशन फॉर टीआईआर. टीआईआर के लिए कंडीशन बताओ क्या है. तो पहला कंडीशन क्या है कि इंसिडेंट लाइट रे must be present in denser medium. और दूसरा कंडीशन क्या देख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than एंगल ऑफ या क्रिटिकल एंगल C, where sin C equals to mu error by mu denser. I is greater than C. I is greater than C, where sin C equals to mu error by mu denser. तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों समझ में आ गया. Yes, sir. टीआईआर के लिए लाइट रे का डेंसर में होना, इंसिडेंट रे का डेंसर में होना मस्ट है. और 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होगा हर एक इंसिडेंट्स के लिए नहीं, एक खास एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि है डेंसर मीडियम में, तभी 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होगा और तभी वर्ड टीआईआर कहलाएगा उस इवेंट के लिए. यदि केवल एक ही मीडियम हो, जैसे कह दिया गया ग्लास, म्यू ग्लास 3/2,
और आपसे पूछ दे फाइंड क्रिटिकल एंगल, किसके लिए क्रिटिकल एंगल ढूंढोगे जब ग्लास दे रहा है? तो ग्लास और एयर या वैक्यूम के लिए। और डेंसर मीडियम में इंसिडेंस चाहिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाना चाहिए? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तब कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। या तो स्नेल्स लॉ लिखो या सीधे सीधे देख लो, साइन सी इक्वल्स टू 1 बाई म्यू ग्लास 1/3/2 2/3, क्योंकि दूसरा तो एयर है, तो एयर का तो 1 ही लिख देते हैं। तो ऐसे केस में सीधे सीधे लिख लेते हैं साइन सी इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। यदि दूसरा एयर ही दिख रहा है तो साइन सी सीधे लिख देते हैं 1 बाई म्यू। साइन सी हो गया 2/3। नोट कर ली। यदि केवल पानी हो और हमसे पूछा जाए क्रिटिकल एंगल सी कितना होगा, हम मान लेंगे कि साइन सी हो जाएगा 1 बाई म्यू 1/4/3 दैट इज 3/4। चित्र तो हमने बनाया ही नहीं, बड़ा मन करे चित्र बनाएंगे। तो यहाँ देख लो एयर, ये देख लो वाटर। तो वाटर में डेंसर मीडियम में रे लेते आओ, और जब क्रिटिकल एंगल पे रे लाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना देते हैं? 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हमेशा डेंसर मीडियम में एंगल देखेंगे सी और एयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90। और हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे जानते हैं। यदि ऐसे ग्रीन कलर वाला एरो से लाइट रे को आते देखेंगे रेयर में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये क्रिटिकल एंगल पे सी पे ये भीतर रिफ्रैक्ट होके जाएगा। जिस रास्ते से आती है रे उसी रास्ते से जाती है रे, यदि वापस भेज दे तो रेयर में यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो डेंसर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सी के बराबर कहते हैं। लेकिन क्रिटिकल एंगल के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट रे का मस्ट है डेंसर मीडियम में होना, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना, तभी 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होगा। ध्यान से देखना, ये एक तालाब, नहीं तो ये एक बर्तन में भरा हुआ पानी, बेहतर है तालाब भी बोल लेते हैं। और यहाँ पर एक बल्ब जलता हुआ रखा गया है, बल्ब, और इससे लाइट रे निकल के आ रही है। ये रेज ऐसे गई, ये रेज ऐसे गई, ये रेज एक जो है नॉर्मल से 90 डिग्री बनता हुआ देखा, मतलब कि ये इधर एंगल क्रिटिकल एंगल हो गया। सोचो, सोचने में क्या जाता है। यदि मैं इससे दूर रेज लाऊं तो अब एंगल कितना बना? वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा या क्रिटिकल एंगल से कम?
सोचो, अरे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना होगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पर क्या रिफ्लेक्शन होगा? यहां केवल और केवल रिफ्लेक्शन होगा, इसे कहेंगे TIR। सर तो क्या ये रिफ्लेक्शन पहले नहीं हुआ था? पहले भी हुआ था। सर क्या उससे पहले नहीं हुआ था? उससे पहले भी हुआ था। क्या उससे पहले नहीं हुआ था? उससे पहले भी हुआ था। लेकिन किताबों में उसकी चर्चा नहीं की जाती है जो रिफ्लेक्ट हुआ। खास ये है, एक खास एंगल से आगे कोई भी रेज जाएंगे लेकर के, तो उसका क्या होगा, वो दूसरे मीडियम एयर में नहीं पहुंचेगा। पानी का सरफेस है और बिहेव ऐसे करेगा जैसे पॉलिश किया हुआ हो, मतलब परफेक्ट मिरर के जैसा। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल जब इंसिडेंस डेंसर मीडियम में बनेगा, तो वो रेज निकल करके रेयर अर्थ में नहीं जाती, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। वहां 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होती है, पहले भी होती थी रिफ्लेक्ट बैक, लेकिन यहाँ 100% रिफ्लेक्ट बैक होती है, इसलिए हम उसे वर्ड देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सारे TIR वाले केसेस हैं, यदि ज्यादा एंगल पर चले गए हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंस होता देखते हैं तो। और ये लेफ्ट साइड में ही नहीं, ये बल्ब राइट साइड में ही नहीं, बल्ब के लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हैं। यहां निकल करके रेज आई, इसके बाद एक खास एंगल पे ये क्रिटिकल एंगल दिखने लगा आपको, और उसके बाद जो भी रेज जाएगी वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक, TIR। दूसरी तरफ जाना ही मना है उसका, जाना ही नहीं है उन्हें दूसरी तरफ। तो अब मुझे बताओ, ये बल्ब की रोशनी क्या तालाब के सरफेस पे हर एक पॉइंट से बाहर आ रही होगी, या एक खास रीजन से ही बाहर आती दिखेगी? पहले तो बना लो रे डायग्राम कि क्रिटिकल एंगल से पहले दो घटनाएं हो रही है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। और क्रिटिकल एंगल पे भी दो घटनाएं हो रही हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे केवल और केवल रिफ्लेक्शन, टोटल एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हुआ, इसलिए हम TIR उसके लिए टर्म यूज करते हैं। फिर से देखिए, ये पानी, इस पानी में एक हमने बल्ब रख दिया और इस बल्ब से आने वाले रेज को देखा, ये रेज ऐसे सीधे चली आई, ये रेज भी निकल के गई, ये रेज ऐसे 90 डिग्री बना रहा है, सरफेस पे लेटी हुई है, और उससे आगे कोई भी रेज लेके जाएंगे तो बाहर नहीं आएगी, 100% रिफ्लेक्ट बैक हो गया। उसके आगे कोई भी रेज लेकर के आप जा रहे हैं तो क्या होने वाली है, 100% रिफ्लेक्ट बैक। इस आइडिया को फील कर लो पहले। मैंने फिर से एक बार चित्र बनाकर आपको ये फील करवाया, एक खास एंगल तक तो रिफ्लेक्शन दिख रहा था, एक खास एंगल के बाद रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधे रिफ्लेक्शन ही टोटल दिखेगा। अब यहाँ मुझे ये बताइए,
यदि आपसे कह दिया गया कि बल्ब जो है ये h डेप्थ में है, डेप्थ h, तो सरफेस पे कितने दूर तक का पानी का सरफेस आपको बाहर से देखने पर चमकता दिखाई देगा, जहां से रेज बाहर आ रही है ऐसा दिखाई देगा। तो ध्यान से देखो, जैसे लेफ्ट में यदि ये r डिस्टेंस होगा तो राइट में भी r डिस्टेंस होगा, ये चारों तरफ r डिस्टेंस होगा, तो यहाँ एक सर्कुलर पैच बनेगा। इसीलिए किसी पानी के भीतर जलते बल्ब को रखें तो सरफेस का वो पार्ट जो चमकीला दिखेगा, जहां से रेज बाहर आएगी, वो एक सर्कुलर पैच बनेगा और उसका रेडियस पूछता है बताओ। तो देखो यहाँ क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ भी क्रिटिकल एंगल होगा, और साइन सी आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, लिखना जानते हैं, 1/μ। और आप ये भी जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, और यदि आपको टेन सी लिखना है उससे पहले कॉस सी लिखना पड़ेगा। नहीं, टेन सी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि टेन सी लिखना है तो आप क्या लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो टेन सी कैसे लिख लेंगे, 1/√μ² माइनस 1²। और ट्रिग्नोमेट्री से देखो, टेन सी किसके बराबर दिखेगा, r/h से, और ये किसके बराबर देखा आपने, 1/√μ² माइनस 1²। तो रेडियस कितना हो गया, h टेन सी, या h इंटू 1/√μ² माइनस 1²। क्या वो रेडियस निकालना सीखा जिस रेडियस में से लाइट रे बाहर आते दिख रही है हम लोगों को? यदि फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट क्या आप लोग सीख गए हैं, सोच के बताइएगा। यदि टेन थीटा है 1/2, तो क्या आप लोग साइन थीटा बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं, 1/√1² प्लस 2²। यदि आपके पास टेन थीटा है 2/7, तो क्या आप साइन थीटा बता सकते हैं, 2/√2² प्लस 7²। क्या कॉस थीटा बता सकते हैं, 7/√2² प्लस 7²। क्या ये पॉइंट क्लियर है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड निकाले जाते हैं? यस सर। काम बन जाएगा इस तरह के क्वेश्चन का। एक पॉइंट और देखो, यदि पानी में तैरते तैरते बल्ब के ऊपर में एक सर्कुलर घास का टुकड़ा चला आया, या कुंभी का टुकड़ा चला आया, या फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स चले आए, तो क्या अब पानी के भीतर बल्ब जल रहा है ये पानी के बाहर से पता चल पाएगा? यदि r रेडियस का एक टुकड़ा चला आया जिसका सेंटर
बल्ब के ऊपर है। तो आर रेडियस वाला यदि एक पैच चला आया, फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स चले आए और वो ऊपर रखा हुआ होगा, तो क्या बल्ब के कारण निकलने वाली रोशनी बाहर आ पाएगी? हाँ या ना? बाकी रेज का तो TIR होगा, और जहां घास आ गया वहां से तो रेज वैसे भी नहीं आनी बाहर, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि भीतर बल्ब जल रहा है या नहीं। और कोई इसका एरिया पूछ दे, एरिया कैसे लिख दोगे? पाई आर स्क्वायर, आर पहले कैलकुलेट कर लोगे, फिर पाई आर स्क्वायर से एरिया इस पैच का निकाल दोगे। कितना बड़ा सर्कुलर डिस्क रख दें कि भीतर से बाहर आने वाली रोशनी बंद हो जाए। सोचो, पानी है और उसमें एक मछली, और ये ऑब्जर्वर है, तो बाहर की दुनिया को कैसे देखेगा? उसके आंखों में रेज आएगी, तो बल्ब से जैसे जाती थी वैसे इसमें आती हुई सी सोचो। और जब ये 90 डिग्री वाला है, लेट करके आया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उससे ज्यादा तो एंगल आई का हो ही नहीं सकता। आई आप बढ़ाते गए, आई डैश, आई मैक्सिमम, तो यहां तो क्रिटिकल एंगल बनेगा। तो मछली को पूरी दुनिया वर्टिकल कोण में दिख रही होती है, और जिस कोण का सेमी वर्टेक्स एंगल जो होता है वो होता है C। मछली को बाहर की दुनिया, पूरी दुनिया एक 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 कोन, कोनिकल स्पेस में लाइट आएगी मछली के आंखों तक, एक कोनिकल स्पेस में दिखती है बाहर की दुनिया। तो मछली को जो दुनिया वर्टिकल एक कोण में, या मछली को दुनिया जो एक राइट सर्कुलर कोण में दिख रही है, इसको प्रैक्टिकली आपको मैं फील करवाऊं। आप लोग यदि कभी मूवी देखते हैं तो जिसमें डीप सी का कुछ शूटिंग होता है, और सोचो एक कैमरामैन कैमरा लेके पानी के भीतर गया और उस फेस, ऊपर वाले फेस का, पानी के सरफेस का फोटोग्राफ लेगा, तो जैसे मछली के आंखों में आ रही है एक खास सर्कुलर पैच से रेज, वैसे ही कैमरा के पास भी जो रोशनी आएगी एक खास सर्कुलर पैच से, यदि सनी डे है तो यदि पानी में आप भीतर जाकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक सर्कुलर पैच दिखता है व्हाइट, बाहर वाले रोशनी उसी पैच से भीतर आ रहे हैं, इसलिए वो सर्कुलर पैच फील आता है, व्हाइट ब्राइट। तो जैसे मछली को भी एक सर्कुलर पैच जैसा दिखेगा जिससे रोशनी भीतर आ रही होगी। हम लोग कहते हैं कि एक वर्टिक एक 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 राइट सर्कुलर कोन में पूरी दुनिया मछली को दिख रही होती है, जिस कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल होता है C, क्रिटिकल एंगल के बराबर। सोचो, आपके सामने कहा गया ये O, P और Q, ये है ग्लास, और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। म्यू वाटर दे रहा है 4/3। एक लाइट रे को आते देखो, और आपसे कहा गया फाइंड
value of theta so that incident ray shown do not cross the PQ surface of glass wedge. PQ surface of glass wedge. PQ जो सरफेस है, इस सरफेस को क्रॉस ना करे, उसके लिए थीटा के बारे में आपको कंडीशन डिराइव करने के लिए कहा गया है। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे, ध्यान से देखिए, do not cross PQ surface implies that TIR is taking place at PQ surface. तो हम उस जगह I लिख देंगे ग्रेटर देन C। यहां देखिए, नॉर्मल आपने बनाया, ये एंगल चूंकि थीटा है तो यहां भी एंगल थीटा हो गया, और ये हो गया 90 माइनस थीटा। इसका मतलब 90 माइनस थीटा जो है ये ग्रेटर देन सी है। साइन 90 माइनस थीटा जो है ये ग्रेटर देन साइन सी है। कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये शायद आप जानते हैं, ग्रेटर देन साइन सी। ये रिलेशन आ गया, और कॉस थीटा इज ग्रेटर देन म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। कॉस थीटा इज ग्रेटर देन म्यू रेयरर हो गया 4/3, डेंसर हो गया 3/2। कॉस थीटा ग्रेटर देन 8/9। कॉस थीटा को 8/9 से ये बड़ा होने पर लाइट रे का क्या होगा, यहाँ पर ये TIR हो जाएगा, वो PQ सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। और TIR PQ सरफेस पे ही होता, PO पे नहीं होता। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश करती है, सिर्फ और सिर्फ तब TIR होता है, और वो भी तब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा आए। क्या आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया? नीलेश, ओके? Yes, sir. आरव, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक टर्म आता है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ TIR। प्रीवियस पेज देखिए।
यहां क्या होता है, एक सॉलिड पाइप लेते हैं, सॉलिड वायर। ये जो सॉलिड वायर है, इसका सॉलिड ये मटेरियल कहलाता है कोर। और इनके ऊपर एक कवर लगवा देते हैं। वो अलग मटेरियल का होता है कवर। उसके लिए टर्म यूज करते हैं क्लैडिंग। और इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, म्यू कोर कहेंगे और म्यू क्लैडिंग कहेंगे। यहां देखना, बाउंड्री पे एक ऑप्टिकल सिग्नल आता है, कोई ऑप्टिकल सिग्नल। ये है ऑप्टिकल सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट, ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल फाइबर जिसे कहते हो, ऑप्टिकल फाइबर आजकल जो इंटरनेट भी से मिल रहा है हमें। तो ये यहाँ क्या होगा, यहाँ आके ये क्रिटिकल एंगल से यदि ज्यादा एंगल है, ये आई इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ TIR हो जाएगा। फिर यहाँ भी वही होगा आई, ये रिफ्लेक्शन हुआ है इसलिए एक ही जैसा एंगल। फिर यहाँ आई, फिर यहाँ भी TIR। तो ये बार बार TIR होते हुए चला जाता है स्पीड ऑफ लाइट से, एक जगह से दूसरे जगह, ये ऑप्टिकल सिग्नल। और ये आई ग्रेटर देन सी हो, यहां पर सी कैसे देंगे, साइन सी देखेंगे, म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। इसमें किसको डेंसर होना चाहिए, कोर को या क्लैडिंग को? म्यू क्लैडिंग रेयरर होना चाहिए, म्यू कोर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, म्यू कोर ज्यादा होना चाहिए, और म्यू क्लैडिंग कवर जो है कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला होना चाहिए। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सॉलिड वायर है, ये पाइप नहीं है खाली। और दूसरी बात, ये वायर तो जमीन में गाड़ दोगे आप तो, या पानी आ जाएगा ऊपर। तो क्रिटिकल, यदि ये क्लैडिंग नहीं रहता तो क्रिटिकल एंगल बदल जाता, क्योंकि डेंसर एरर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने से क्रिटिकल एंगल बदलेगा। तो क्या पता वो TIR होता ही नहीं बारिश हो जाने पे। इसीलिए कवर एक लगवा के रखते हैं उस कोर पे, जिससे कि कोर और क्लैडिंग के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिक्स है, तो क्रिटिकल एंगल फिक्स है, उससे ज्यादा एंगल पे भेज देते हैं और वो रिफ्लेक्ट होते होते एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है लाइट के स्पीड से सिग्नल। तो जैसे यूरोपियन ज्योग्राफी में यूरोपियन कॉन्टिनेंट देखो, अमेरिकन कॉन्टिनेंट देखो, तो वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, सिग्नल भेजेंगे, तो वो सैटेलाइट यूज करेंगे। और समुद्र के नीचे सी के बेड पर ये ऑप्टिकल फाइबर भी ले गए हैं इधर से उधर, क्योंकि इसके थ्रू भी ऑप्टिकल सिग्नल बहुत लाइट के स्पीड से जाता है। तो इसमें मौसम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि सैटेलाइट पे थोड़ा बहुत पड़ता है कम्युनिकेशन पे। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का काफी यूज हो रहा है आजकल। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले टर्न पे क्या प्रोग्राम है अब ये बताइए।